सोलर पर चर्चा कर रहे थे। सही बात है सर कि बिना एनर्जी के कोई काम हो नहीं सकता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप बचपन अपना वहाँ पर बिताए हैं और आपने महसूस किया है कि एनर्जी की कमी की वजह से क्या क्या प्रभावित होता है। अभी तो सर सरकार का इतना बढ़िया प्लान चल रहा है कि सोलर पंप, बड़े पैमाने पर 5 हॉर्स पावर के पंप जो पानी निकालते हैं वो सोलर से चलाया जाए। सरकार का थ्रस्ट तो है ही, लेकिन सर अभी भी आप गांव में जा कर के देखेंगे तो लोग या तो चोरी की बिजली लेकर के या फिर डीजल से पंप चलाते हैं। और आपने सही कहा कि फॉसिल फ्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, क्रूड ऑयल, और बड़े पैमाने पर हमारा पर एक्सचेंज उसमें खर्च किया जाता है, होता है। सर चूँकि आप गांव से आते हैं तो किसानी की और खेती की क्या समस्या है स्वयं आप इससे परिचित हैं। मैं एक या दो चीज़ों पर आपकी राय चाहूँगा। उसमें सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार का भी इस पर काफ़ी ध्यान रह रहा है, सरकार इस पर काफ़ी ट्रस्ट भी दे रही है। मैं सर एक आवारा गोवंश जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं। मैं इसको निराश्रित गोवंश कहना चाहता हूँ कि आवारा कहना ठीक है। हमने छोड़ दिया, पशु है, उसकी प्रकृति है, यहाँ भागना वहाँ भागना, रोड पर बैठना, अब उसको नियम कायदे कानून की जानकारी तो है, अपने हिसाब से चलती, तो उसको आवारा कहना ठीक नहीं, निराश्रित कह सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि किसी किसान को अगर गाय पालन से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है तो किस किस प्रकार के लाभ उसको प्राकृतिक तरीके से खेती से लेकर के, दूध दही से लेकर के, और एक तरीके से कहा जाए तो एक तरह से पूरा का पूरा बढ़िया से बढ़िया भोजन से लेकर के किस प्रकार का लाभ को अर्जित करना चाहिए और कैसे गोवंश की उसको सेवा करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी चीज़ का जिक्र किया है। गोवंश एक तो हमारी धार्मिक मान्यता भी है कि गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए, और ये भी आपने बताया कि आवारा पशु नहीं कहना चाहिए, जो निराश्रित कर दिया हमने, और निराश्रित करने वाला भी आदमी ही है, हम ही ने किया है। और वो धीरे धीरे जो हमारी गौ माता जो है स्लॉटर हाउस पहुँच जाती है, और उनके साथ जो होता है बहुत ही गलत होता है जो, और हमारे रहते हुए ऐसा होता है तो हमें अपने ऊपर भी कई बार बहुत शर्म आती है कि हम लोग ऐसा क्यों होने देते हैं, हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है। तो जो आप कह रहे हैं इसमें मैंने अपने गाँव में ये देखा है कि लोगों ने अपना कोऑपरेटिव बना दिया है। दूध की बड़ी कमी है, एक और दूध की कमी है, और दूसरी ओर हमारे जो गोवंश का निरादर हो रहा है और उपेक्षा हो रही है। तो इसमें एक कोऑपरेटिव बनाने की ज़रूरत है, ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, और जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उसके जो कैसे उनको मार्केट किया जाए और कैसे उनको सेल किया जाए उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, जो कि गाँव में अभी नहीं है। तो उसका जो दूध होता है या तो उपयोग नहीं हो पाता है, या उपयोग होता भी है या बिकता भी है तो बहुत कम दाम पे बिकता है, और उसके जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो मिल्क के वो नहीं बना पाता है। उसके लिए जो प्रोसेसिंग के लिए जो आजकल मशीनरीज हैं या जो फैक्ट्रीज हैं जो उसका उपयोग करती हैं, तो वैसे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वहाँ ले जाने की ज़रूरत है, जो है ऑन द स्पॉट, जिससे कि वहाँ उस पर काम कर सकें। क्योंकि किसान जो है उसके पास इतना मीन्स नहीं होता है कि वो इन जगहों पे जाए और अपने प्रोडक्ट तक जाए, अपना ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऐसी जगहों पे हमारी संस्थाओं की हेल्प कर सकती है, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकती है, और मिल्क प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उनको सेग्रीगेट करने में, उनको कलेक्ट करने में, और उनको मार्केट करने में, सेल करने में, और वापस उनको सीड्स उनको देने में, अच्छे नस्ल की पशु उनको देने में, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, क्या उनको इनपुट देना चाहिए, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करने में हमारी संस्था इसमें सहयोग कर सकती है, और किसान भाई जो हैं लाभान्वित होंगे, और उनका भी हम श्रम या उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद सर। सर आप स्वयं बहुत बड़े टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट हैं, सरकार की नीतियों के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने गाँव की भी समस्या देखी, शहर की भी समस्या देखी, उसके समाधान की दिशा में आपने सर हम हमारी संस्था जो पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में काम करती है, करीब 10,000 लोग सीधे तौर पर उनके परिवार को जोड़ दिया जाए 40,000 हमारे साथ परिवार ही जुड़ता है, देखा परिवार। सर एक हमारे पास छोटा सा प्रोजेक्ट IIT खड़गपुर के पास 100 एकड़ का लैंड बैंक से हमने दिया है। हमने वहाँ के जो आदिवासी हैं उसे लीज पर दिया है, और हम लोग वहाँ पर सिर्फ पायलट बेसिस पर काम करना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि यह एक ऐसा मॉडल के रूप में विकसित होगा
जो सेल्फ सस्टेनेबल होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा, और जो लोग उस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे उन सभी के लिए फायदेमंद होगा, आर्थिक रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाएगा। उसमें सर हम लोगों ने ये विचार किया है कि पशुपालन हमारा एक बहुत बड़ा काम है। उसके बाद बी फार्मिंग पर हम लोग हर्बल प्लांट्स पर काम करें, मेडिसिनल प्लांट पर काम करें। तो सर हम ये सारे चीज़ों को लेकर के वहाँ पर काम करना चाहते हैं, ताकि लोगों को, जो लोग जिन लोगों ने उसमें ज़मीन दिया है, तो ज़मीन का तो पैसा उनको मिलेगा ही, वहीं पर उनको काम मिलेगा कि उन्हीं लोगों को काम पर लगाया जाएगा, तो उनको मजदूरी भी मिलेगी, और जो प्रॉफिट इससे जनरेट होगा सर, उस प्रॉफिट में भी एक पोर्शन उनके डेवलपमेंट पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर और उनके आवास पर हम पूरी तरह से खर्च करें। सर सोलर एक मेरा बड़ा ही पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, मैं फिर उस सोलर की तरफ आना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जितने भी हम काउ शेड बनाएं या जितने भी इस तरह की परमानेंट स्ट्रक्चर टाइप के हम कुछ नहीं बनाने चाहते, जो भी हम काम करें इस तरह के सेट बना के। आपसे एक दिन 2 दिन पहले ही चर्चा हो रही थी, मैंने आपने कहा रुख बनाने की ज़रूरत क्या है, इसी का रुख तैयार कर दिया। तो 2 फायदा हुआ सर, एक तो छत बनाने की जो लागत है वो ख़त्म हो गई, और दूसरा सर उससे बिजली पैदा अपनी शुरू हो गई। तो ये सर मैं एक चीज़ और इसमें जो जानना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि एनर्जी से जो फायदे आपने बताए, और सर चीज़ें बदली। पहले ज़माने में बिजली का आना एक न्यूज़ हुआ करता था ग्रामीण क्षेत्रों में, आज वो स्थिति नहीं है, स्थिति बदली है, और वाकई लाइट रहती है, बिजली का जाना अब खबर पड़ती है। लोग एक गाँव से दूसरे गाँव में फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ चली क्या, वो कहते कि नहीं हमारे बिजली जाती नहीं। इसके पीछे सर वो जो चोरी का कंसेप्ट हुआ करता था पावर सेट का, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल लगा है। अब वो प्रीपेड चलने लगा है कि आप जो है पहले पैसा दो, भरो उसमें, उसके बाद बिजली आपके यहाँ आएगी, वरना नहीं आएगी। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर तो सर प्रीपेड मीटर अधिकांश गाँव में बिहार वगैरह में मैंने देखा है। दूसरी बात सर आपने मिल्क के बारे में कही, मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मिल्क कलेक्शन सेंटर सर हर गाँव में खुला है, जिसमें अगर आपके घर में मान लीजिए कि 5 किलो दूध होता है, तो उस 5 किलो दूध में से 4 किलो दूध या 3 किलो दूध अगर आप खपत करते हैं, 2 किलो दूध आपका बच जाता है, तो आप ले जाकर के मिल्क कलेक्शन सेंटर में वहाँ पर आप दे देते हैं। वो एक बजाता डायरी मेंटेन करता है, और हर ब्लॉक लेवल पर किसान कोऑपरेटिव के माध्यम से, सुधा डेयरी जो बिहार में काम करती है, उसके माध्यम से, किसान कोऑपरेटिव के माध्यम से सारा दूध कलेक्ट होकर के यहाँ पर जाता है, और यहीं पर पाश्चराइजेशन और प्रोसेसिंग सेंटर खुला है। क्योंकि किसी व्यक्ति का सर वो के बस की बात नहीं है कि अपने घर में वो सारा काम करे। सर मैंने एक तो सफलता की कहानियाँ पढ़ी है। अमेरिका में काम करने वाली एक बच्ची जो MBA करने के बाद वहाँ काम करने के लिए गई थी, वहाँ से उसने अपनी नौकरी छोड़ी, बिहार में आकर के छोटे से गाँव उसने गौ पालन का काम शुरू किया। 5 गायों से उसने शुरुआत करी, और सर उस दिन भी हमको चर्चा करके मैंने बताया कि 2500 रुपये किलो घी बेचती है। अब तब भी उसके यहाँ घी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि वो शुद्ध देती है, शुद्ध दूध है, पनीर है, मक्खन है, घी है, छाछ है, सब कुछ बना करके। उसका एक बात और भी है सर, उसके पास गौ से प्राप्त कोई भी चीज़ बचती नहीं, बहुत डिमांड होगा। गौमूत्र है, गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है, सब कुछ वो दे देती है, सब कुछ बेच देती है, और कहती है कि 5 गायों से जितनी आमदनी मैं अमेरिका में रह करके पैदा कर रही थी MBA बनने के बाद, उससे ज़्यादा आमदनी मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और प्लस मैं गाय की सेवा कर रही हूँ, गाय की सेवा भगवान की सेवा के बराबर, ईश्वर की सेवा के बराबर, इसलिए मैं पूजा भी कर रही हूँ। ये काम मेरी पूजा है, और इससे आमदनी जो प्राप्त हो रही है वो इस पूजा से प्राप्त हुआ। वर्क इज वर्शिप हो, वर्क इज वर्शिप। श्रीमान मैं एक चीज़ 2 चीज़ और जानना चाहता हूँ। आपने गोवंश पर अच्छी बात कही कि किस तरीके से गाय के पालन करने के बाद हम लोग अपने किसान जो हमारे संगठन के लोग हैं, तपसील जाति आदिवासी कॉन्फ्रेंस सैनिक विकास केंद्र के, उनसे जो जुड़े हुए किसान हो, तो निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होंगे ही, बल्कि मार्केटिंग करके आसपास के लोगों को बढ़िया से बढ़िया चीज़ दे करके उनके स्वास्थ्य में भी सुधार का काम करेंगे। श्रीमान एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, नेचुरल फार्मिंग में गोवंश की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों? क्योंकि वर्मी कंपोस्ट से और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जो चीज़ें पैदा की जाएंगी वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, दिमाग को विकसित करने में बहुत मदद प्रदान करेगी, और वो सहायक होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग पर और ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके क्या विचार हैं, किस तरीके से हमारे समाज के लिए लाभदायक? आपको बताऊँ, सिक्योरिटी में मैं जब था तो ये पूसा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मैं गया था, तो वहाँ पे देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही थी। अच्छा। मैंने पूछा ये कैसे कर रहे हैं आप लोग? उन्होंने बताया क्या
बोले तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट आता है वो 5 स्टार होटल से मिलता है, बहुत कॉस्टली होता है, तो ऑर्डिनरी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो ये रही डिमांड की बात। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा डिमांड है अभी, तो उस डिमांड को हम लोग अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह से जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी उससे काफ़ी रोकना चाहूँगा सर, जैसा कि एक धारणा है, जितना स्टडी है और जितना स्टडी को करने के लिए इसका जो कंक्लूजन है स्टडी किया गया है, यह एक मन में सर विचार किसानों के मन में कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से यानी गोबर का खाद डालने से या वर्मी कंपोस्ट डालने से हमारा उत्पादन प्रभावित हो। नहीं, उत्पादन तो उसमें इसकी वजह से लोग नहीं करना नहीं, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका उत्पादन कम हो गया तो जो उसका जो पर केजी यूनिट जो रेट होगा वो बहुत हाई होता है, तो आपको जो फाइनेंशियली आपको कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर उसका उत्पाद किलोग्राम में या वजन में कम हुआ है लेकिन रुपए में कम नहीं होना, रुपए में उसका तो कई गुना है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आप देखिएगा, मिलता ही नहीं है। जब आप दुकान पर जाएंगे भी ऑर्गेनिक मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, तो इसका इतना डिमांड है। तो मैं और वैसे भी जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर के लिए ठीक है, उसका जो उसके कोई आउटफॉल नहीं है, ना उसका कोई केमिकल आउटफॉल है जो कि बाकी अननेचुरल तरीके से जो हम प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, उसको शरीर पे भी उसका उल्टा असर पड़ता है। तो जो हमारा पुराना सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, तो हम तो इसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में हम लोगों ने ये केमिकल फार्मिंग चालू कर दिया और उससे खेत के खेत खराब हो गए, वो खेत फिर से दोबारा सजीव नहीं हो पाते, निर्जीव हो जाते हैं। उसमें इतना ज़्यादा केमिकल डाल देते हैं कि उसको दोबारा रीएक्टिवेट रिचार्ज होने में बहुत समय लगता है। जबकि जो हमारा ओल्ड सिस्टम था जिसमें कि हम ऑर्गेनिक खेती करते थे, उसमें खेत की जान हमेशा बनी रहती थी, उसमें हमेशा प्रोड्यूस होता रहता था। मैं तो अभी भी कहूँगा कि जो हमारा पुराना सिस्टम जो था, गोबर की खाद हम डालते थे या हरी खाद डालते थे, वो सिस्टम हमें दोबारा वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो हम बीमारियों से जूझते रहेंगे। 50 तरह के कैंसर पैदा हो गए। हम पहले कैंसर सुनते नहीं थे, कैंसर किसको होता था, अभी बहुत लोगों को कैंसर होने लगा है और तरह तरह की बीमारियाँ होने लगी, जो कि वो केमिकल जिस तरीके से हम खाते हैं और जो उस प्रोड्यूस में आता है उससे हमारा शरीर भी ख़राब होता है, हमें बीमारियाँ भी हो रहती हैं। तो हमें अपने स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सोचना पड़ेगा कि खाली क्वांटिटी और पे ज़्यादा ध्यान देके हमें ये भी देखना होगा कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये समय आ गया है इसका मंथन करने का, और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पे तो लोग जा ही रहे हैं और उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देने का और प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चर्चा कर रहे थे CPWD के पूर्व महानिदेशक श्री प्रभाकर सिंह साहब से। सर के विचार से हम अवगत हुए। हमारी संस्था इनके विचारों को आगे लेकर के बढ़ेगी। आपके मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।